नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। मैं हूं ओमकार चौधरी। जिस दिल्ली को अरविंद केजरीवाल आप कहें कि उनको पहचान दी, जिस दिल्ली ने इनको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, जिस दिल्ली ने इनकी लोकल सरकार भी बनाई यानी एमसीडी में इनका मेयर चुन करके दिया और जिसके बेस पर ये फिर एक और दूसरे स्टेट यानी पंजाब में जाकर के भी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहे। अब वो छल से, छद्म से, झूठ बोल करके, चाहे जैसे समझ लीजिए या वहाँ विकल्पहीनता के चलते लोगों ने इनको चुन लिया कि चलो इनको भी मौका देकर देख लेते हैं। और पंजाब के लोगों के बारे में एक चीज़ बड़ी मशहूर है कि एक बार उनको ज़हर भी दे दिया जाए तो ज़हर को भी चाट करके देख लेंगे कि इसका स्वाद कैसा है। तो वैसा ही कुछ अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के साथ हुआ और अब उनको भुगतना पड़ रहा है क्योंकि ऐसे बहुत सारे वादे थे जो 3 साल में इनको अभी तक भी याद आए नहीं हैं पंजाब में। अब आगे डेढ़ पौने 2 साल का समय है। अब जब से ये विधानसभा का चुनाव हारे हैं दिल्ली में, तो तब से अरविंद केजरीवाल का भी पूरा फ़ोकस पूरा समय एक तरीके से पंजाब को है, मनीष सिसोदिया का भी और बाकी लीडरशिप का भी। तो क्या दिल्ली को इन्होंने राम भरोसे छोड़ दिया है या आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज के भरोसे छोड़ दिया है? तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं पंजाब से, जालंधर से बाबा रामदास। उनको जोड़ करके जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाबा जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रणाम सर। जय श्री राम। जय श्री राम। तो बाबा जी, हो क्या रहा है यहाँ एमसीडी में मेयर का चुनाव भी नहीं लड़ा इन्होंने। पहले भी इनके कुछ पार्षद टूट करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए थे। अब 15 पार्षद मुकेश गोयल के नेतृत्व में पार्टी ही छोड़ करके निकल लिए और उन्होंने इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नाम से एक नई पार्टी खड़ी कर दी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई बयान नहीं, उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी कोई बयान नहीं है। क्या माना जाए, दिल्ली आम आदमी पार्टी को राम के भरोसे छोड़ दिया है या आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज के भरोसे छोड़ दिया है? और ये नीति आखिर अरविंद केजरीवाल को कहां लेकर के जाएगी? सर, मेरा ये मानना है कि इन्होंने दिल्ली को छोड़ा नहीं है, इनकी ही पार्टी के नेताओं ने इनकी दिल्ली छुड़ा दी है। सर, वो डिस्कवरी चैनल में जो शेर होता है ना, जो बड़ा शेर होता है, उसकी एक प्राइड होती है। प्राइड मतलब एक झुंड होता है जिसमें 8-10 शेरनियां होती हैं और वो उनका शेर होता है और वो अपने इलाके में और अपनी प्राइड पे किसी अन्य शेर को घुसने नहीं देता। तो जो उसी की अपनी औलादें और उसी के अपने जो झुंड के जो लोग होते हैं ना, वो उसी प्राइड के इर्द गिर्द पल रहे होते हैं। और शेरों के बारे में है कि वो अपनी वहां पेशाब करके अपनी टेरिटरी बनाता है, उस टेरिटरी से बाहर वो लड़के पल रहे होते हैं। इनको किशोर बोलते हैं, एडोलेसेंट्स जो शेर होते हैं। और वो धीरे धीरे तगड़े होने लगते हैं सर। और फिर जब वो तगड़े हो जाते हैं ना, तो एक दिन युद्ध होता है, तो उनमें से कोई एक जो है इस पुराने वाले शेर को युद्ध में हरा देता है और उसकी प्राइड पे कब्जा कर लेता है, उन शेरनियों पे कब्जा कर लेता है। और उन शेरनियों से जितने बच्चे होते हैं ना उस शेर के, उन बच्चों को मार देते हैं वो, और उस प्राइड पे कब्जा कर लेते हैं। फिर उस प्राइड पे उनका तब तक कब्जा रहता है जब तक कोई और तगड़ा आके इसको ना हरा ले। तो सर, वो जो शेर हुआ करता था ना, उसको वो कमजोर हो गया, अब अपने कारणों से हुआ, और उसको संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आतिशी मार लेना, भगवंत मान जैसे नए शेरों ने दर पटक लिया है और इसको दिल्ली से भगा दिया गया है।
किसने दिल्ली नहीं छोड़ी सर? आतिशी मार लेना और ये जितना जी ये जो संजय सिंह का जो गिरोह था ना सर, इन्होंने इसकी दिल्ली छुड़वा दी। जब इसकी दिल्ली छुड़वा दी तो ये भाग के आया पंजाब, और इसने पंजाब में घुसने की कोशिश की तो भगवंत मान की पीठ पे हाथ रख दिया भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने और अमित शाह ने कि बेटा तू घबरा मत, शाबाश बहुत अच्छा लड़का। तो सर ये कहानी चल रही है, तो इसको दिल्ली से भगा दिया गया है। अगर आपको याद होगा सर कि जब दिल्ली का चुनाव का रिजल्ट आया तो आतिशी मारलेना अपने कार्यकर्ताओं के साथ डांस कर रही थी, और उस डांस के पीछे गाना पता है क्या चल रहा था? बाप तो बाप होता है। और सर इसकी अगर बस चलती तो आतिशी मारलेना को कभी भी ये लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाता दिल्ली में, पर इसकी चली नहीं, और आतिशी मारलेना इसकी छाती पे चढ़ के आतिशी मारलेना और वो गुट लीडर ऑफ अपोजिशन बनी वो दिल्ली की। सर आज की तारीख में बूढ़ा हो गया शेर सर, उसको न दिल्ली में घुसने दे रहे हैं न पंजाब में घुसने दे रहे हैं। पंजाब की लेटेस्ट डेवलपमेंट में आपसे बता देता हूं, इन्होंने एक फर्जी युद्ध शुरू किया था, उसका नाम युद्ध नशिया विरुद्ध। सर वो मुहिम बुरी तरह फ्लॉप हो गई, और तब तक क्या हुआ, इन्होंने एक और शुरू किया शिक्षा क्रांति, वो टोटली फर्जी निकल गई। और जब भगवंत मान ने ये किसानों को शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर से खदेड़ के भगाया ना, तो सर किसान लॉबी पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो गई। तो ये जब दिल्ली से भाग के वहां पहुंचे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया एंड पार्टी, तो इन्होंने वहां पे शिक्षा क्रांति के नाम पे एक फर्जीवाड़ा शुरू किया, और जितने भी कमरे थे उनकी रंगाई पुताई करके वहां पे शिलापट्ट लगवा दिए कि साहब भगवंत मान जी ने और मनीष सिसोदिया ने और अरविंद केजरीवाल ने तो पंजाब में शिक्षा क्रांति पैदा कर दी। वहां पे पब्लिक ने इनको पकड़ लिया कि काय की शिक्षा क्रांति पे क्यों झूठ बोल रहे हो, कौन सा कमरा बनवा दिया तुमने? तुमने एक कमरे की सस्ती सी रंगाई पुताई करके यहां बोर्ड लगा दिया, कौन सी शिक्षा क्रांति कर रहे हो? तो सर जो एमपी, एमएलए और विधायक और मंत्री उन स्कूलों के उद्घाटन के लिए जाने वाले थे, उन्होंने गांव में घुसना बंद कर दिया गांव वालों ने, और एक एक एमएलए को दौड़ा लिया और सवाल पूछने लग गए। तो सर एमएलए, एमपीज ने और मिनिस्टर्स ने सड़क पे निकलना बंद कर दिया। आज पंजाब में यह हालत है कि पंजाब का कोई एमएलए, एमपी कि बिना प्रोटोकॉल की सुरक्षा के आम आदमी की तरह बाजार में नहीं, गांव में नहीं घूम सकता। लोग तुरंत किसानों का समूह घेर लेता है। अब तो औरतों ने पूछना शुरू कर दिया, तो कह रहे थे कि युद्ध नशा विरुद्ध है, यहां तो सरेआम नशा अब भी बिक रहा है। तो सर पंजाब में ये जा नहीं सकता, दिल्ली में इसको घुसने नहीं देते, तो जाएगा कहां बेचारा? इसके लोगों ने पंजाब में जो मिनिस्टर्स को जो बंगले अलॉट हुए थे ना सर, और जो राज्यसभा मेंबर्स को जो बंगले अलॉट हुए थे, तो एक बंगले पे कब्जा कर लिया मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में, और एक कर लिया चंडीगढ़ में। उसी तरह अरविंद केजरीवाल ने एक बंगला कब्जा कर लिया दिल्ली में और एक कर लिया चंडीगढ़ में। तो सर आते हैं तो उन्हीं बंगलों में रहते हैं। पंजाब में सरेआम घूमने की औकात नहीं रह गई है अब, और क्योंकि पंजाब की जनता सवाल कर रही है, स्पेशली जो किसान लॉबी है सर वो सवाल करती है। अच्छा, उधर से जो ट्रेडर्स लॉबी है, बिजनेसमैन लॉबी है, वो सवाल करती है कि तुमने और तुम्हारे इन फर्जी आंदोलनों ने जो तुमने सड़कें घेर के रखी, लगातार पूरे 5 साल तक पंजाब की पूरी इंडस्ट्री को बर्बाद करके रख दिया। तो इंडस्ट्री लॉबी भी परेशान है, किसान लॉबी भी परेशान है। तो सर बात है ना कि सवालों के जवाब देने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए ये परिदृश्य से गायब है। ऊपर से सर इंडो पाक वॉर शुरू हो गया। वॉर ने भी सर पंजाब की जनता को बहुत ज्यादा टच किया है।
आप अपना सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि उसके बाद मैं पंजाब में जो अभी इंडो पाक जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसका जो मेन घटनाक्रम है वो तो पंजाब में चल रहा है। सही। जी। नहीं, मेरा मानना यही है कि किसान इनके साथ क्यों होगा, और वो आंदोलनकारी या आंदोलनजीवी जिनको ये दिल्ली में ला करके इन्होंने बैठाया था, और शंभू और खनौरी बॉर्डर पर भी लोकसभा चुनाव से पहले ला करके बैठाया था, उन पर तो बाद में इन्होंने ही लठ बजवा दिया। तो इस बार तो वो जैसी भी मरी गिरी हालत में है, लेकिन संगठन तो चला रहे हैं, और एक न्यू सेंस वैल्यू तो है उनकी वहां पर। तो वो चुनाव में जब भी 1.5 2 महीने, 1.5 पौने 2 साल बाद चुनाव होगा, तो इनके लिए बड़ा भारी सिरदर्द बनने जा रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, इनके लिए जो सर इन्होंने बहुत सारी लॉबीज को अपने अगेंस्ट कर लिया। जैसे मैंने बोला किसान लॉबी, जो अच्छा पंजाब में सर जो ट्रेडर लॉबी है, व्यापारी वर्ग है, वो ज्यादातर हिंदुओं का है। और जो किसान लॉबी है वो ज्यादातर सिखों की है, जट सिखों की। और ये दो सबसे प्रभावशाली लॉबीज हैं। और मैं आपको बताऊं कि पिछला चुनाव जब आम आदमी पार्टी जो जीती है, उसमें जो सबसे बड़ी ताकत थी सर, वो किसान, वो अपनी ये ट्रेडर्स लॉबी थी। क्योंकि ट्रेडर्स लॉबी इनको फंडिंग करती है। तो पंजाब में ट्रेडर्स लॉबी और विदेशों में बैठी हुई खालिस्तान लॉबी, आज की खालिस्तानी भी तारीख में नाराज हैं। इनसे जो सबसे ज्यादा निराश हुए ना सर, ओ सर सबसे ज्यादा निराश और नाराज तो खालिस्तानी है। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने, खालिस्तानियों ने जो समझ के इनको सत्ता में बैठाया था, उनका एक भी एजेंडा पूरा नहीं कर पाए ये। तो उन्होंने भी हाथ खींच लिया। तो कहने का मतलब सर, किसानों ने हाथ खींच लिया, खालिस्तान लॉबी ने पूरा हाथ खींच लिया, और हिंदू ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने हाथ खींच लिया। तो सर फ्रीबीज के बल पे आप कितने दिन सत्ता चलाएंगे? और आपने कहा कि आज तक अपने ये मुख्य वादे तो पूरे नहीं कर पाए। आज तक महिलाओं को 1,000 रुपए देने वाली जो बात थी, वो पूरी नहीं हुई। और अच्छा, ये कहते हैं कि भगवंत मान के फेलियर के कारण हम दिल्ली हार गए। दिल्ली में जब इन्होंने 2,100 रुपए का वादा किया महिलाओं को देने का, तो भाजपा ने सवाल किया कि पंजाब में दे दिए? पंजाब में तो 11,000 रुपए तो तुमसे दिए नहीं गए, तो दिल्ली में तुम 2,100 कहां से दोगे? तो सर इसका जवाब कोई है नहीं इनके पास। तो ये कहते हैं कि भगवंत मान का फेलियर था, इसलिए हम दिल्ली हार गए। तो सर ये बात है, अच्छा। आज की तारीख में केजरीवाल पूरी तरह अक्षम हो चुके हैं, और पूरी की पूरी पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो चुकी है। और एक तरह से जो छोटे छत्र थे, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे लोग थे, इन लोगों ने पार्टी पे कब्जा कर लिया। और सारे के सर एक बात है ना, देयर हैज टू बी स्ट्रॉन्ग लॉ, आपकी अपनी एक लॉबी स्ट्रांग होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी में आज अरविंद केजरीवाल नामक कोई लॉबी नहीं बची है। जी। और इन लोगों ने जो झूठे नैरेटिव, झूठ बोल करके लोगों को समझाने का एक धंधा विकसित कर लिया था, दिल्ली के मीडिया को मैनेज करके, अब तो वो चीजें भी नहीं चल पा रही। जब से रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इन्होंने एक नैरेटिव, झूठा नैरेटिव चलाने की कोशिश की कि साहब दिल्ली में तो बिजली के बड़े बड़े कट लगने शुरू हो गए। आज यहाँ का वीडियो दिखा रहे हैं, कल वहाँ का, परसों वहाँ का। उन्हीं इलाकों में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोगों से कहलवा दिया कि नहीं, यहाँ तो बिजली आ रही है। तो अब इनका मीडिया मैनेजमेंट भी मुझे लगता है कि पूरी तरह से फेल हो गया है। सर मैं एक बात बताऊं आपको, चौधरी साहब, आप तो खुद मीडिया के इतने पुराने, इतने दिग्गज, इतने सीनियर कवि हैं।
सर कभी किसी का सगा नहीं होता। और अब पुराना मीडिया तो रहा नहीं। जब आपने मीडिया ज्वाइन किया था तब मीडिया एक मिशन था। आज तो मीडिया सीधे सीधे एक धंधा है, एक कमीशन बाजी है और कुछ नहीं है। आज तो आपको अगर अपने पक्ष की बात लिखवानी है तो अखबार को, चैनल को, माध्यम को पैसा दीजिए और अपनी पेड न्यूज लिखवा लीजिए। अब तो न्यूज और विज्ञापन में कोई अंतर ही नहीं रह गया है। तो सर जब तक इनके पास पैसे थे तब तक तो ये पूरा उधर गोवा और महाराष्ट्र और गुजरात तक में फ्रंट पेज के फुल पेज विज्ञापन निकलवाते थे और हजार हजार करोड़ का बजट होता था। सर अब पैसे तो है नहीं। अब अच्छा सर, मीडिया मैंने बोला ना किसी का सगा नहीं है। जब तक केजरीवाल पैसे दे रहा था तब तक मीडिया इसके गुणगान कर रहा था। जिस दिन पैसे देने बंद उस दिन मीडिया अपने असली रूप में आ गया। अच्छा अब तो बल्कि मीडिया और इनको ब्लैकमेल करेगा कि बेटा पैसा दो नहीं तो अब तुम्हारे खिलाफ लिखेंगे। अब तो सर आपने अच्छा मीडिया के मुंह खून किसने लगाया? आपने लगाया। आप ही तो हजार हजार करोड़ के विज्ञापन देंगे, वो आपके क्या लिखेगा? अब तो जानबूझ के इसलिए आपके कब ले। तो मीडिया तो इसलिए खिलाफ है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं दिल्ली में लोगों ने एक बेसिक अंतर जो है वो महसूस करना शुरू कर दिया है। जैसे यमुना की साफ सफाई अब क्यों शुरू हो गई? यमुना अब साफ सुथरी क्यों दिखाई दे रही है? इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि भाई जो बारिश हुई और जल भराव हुए तो मुख्यमंत्री से लेकर के जो प्रवेश वर्मा है वो सड़कों पर दिखाई दिए, साफ सफाई कराते हुए, जल निकासी कराते हुए। पहले तो ये दृश्य देखने को नहीं मिलते थे। तो लोगों को एक गुणात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है कि भाई इतनी कम से कम सेंसिटिविटी तो है। वो देर सवेर जब भी होगी, यमुना की सफाई का ये कब से झांसा दे रहे थे, लेकिन उस दिशा में किया कुछ नहीं। अब कम से कम ये सरकार करती हुई तो दिखाई दे रही है। सर नहीं, यमुना की ऐसी बात नहीं है कि यमुना की सफाई अभी शुरू हुई है। यमुना की सफाई आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में भी हो रही थी, पर सिर्फ कागजों में हो रही थी। सफाई तो हो रही थी। सर 7,000 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी खा गई यमुना की सफाई के नाम पे। तो ऐसी बात नहीं है, सफाई तो हो रही थी, तब भी हो रही थी, पर सिर्फ कागजों में हो रही थी। सफाई अब भी हो रही है, पर अब सचमुच हो रही है। सर आप बताइए ना, अगर वो 7,000 करोड़ जो अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी खा गई, अगर उसको इन्होंने वाकई अगर यमुना की सफाई में लगाया होता तो आज रिजल्ट होते ना। सर उसी तरह जो जल भराव की समस्या है, सर आपको पूरी दिल्ली की सड़कों को खोदकर जब तक स्टॉर्म ड्रेन्स, जब अचानक बारिश होती है और उस पानी की निकासी के लिए जब तक व्यवस्था नहीं बनाई, उसके लिए आपको बहुत बड़े-बड़े सीवर्स और सीवर लाइन्स और सॉरी सीवर लाइन अलग होती है, उसके बगल में एक स्टॉर्म ड्रेन की लाइन अलग होती है और उसमें जो पानी जाता है उसका एक सर पूरा शहर खोदकर, पूरा शहर खोदना पड़ेगा। तब जाके वो अच्छा, जब अनियोजित विकास होता है तो जो हर भूमि के हर टुकड़े की अपनी एक नेचुरल जल निकासी व्यवस्था होती है जो कि हजारों सालों से चली आई है। पानी अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लेता है और पानी की निकासी का एक नेचुरल रास्ता होता है। इसलिए जब भी विकास कार्य होते हैं तो पानी के उन नेचुरल जो ड्रेनेज सिस्टम है नेचर का, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। अगर रेल लाइन बिछाई जाती तो सबसे पहले इस बात का सर्वे होता है कि नेचुरल ड्रेनेज कैसी है। तो जहां-जहां नेचुरल ड्रेनेज होती है उसके ऊपर से रेल लाइन निकालने से पहले वहां पे पुल पुलिया बनाई जाती है। क्योंकि रेलवे के इंजीनियर जानते हैं कि यदि हमने प्रकृति के पानी के फ्लो को बाधित किया तो एक दिन बारिश होगी और पूरी रेलवे लाइन को पानी भाग ले जाएगा। सर दिल्ली जैसे बड़े महानगर जहां की सब कुछ अनियंत्रित विकास और अनप्लैन्ड सिटी
अवैध कॉलोनियां जब विकसित होंगी तो सर जो नेचुरल पानी का ड्रेनेज सिस्टम है वो तो प्रभावित होगा ना। तो उसके लिए सर आपको बहुत बड़ी प्लान, एक तो जो अनप्लैन्ड सिटी, अवैध शहर जो बनता जा रहा है, अनऑथराइज्ड कॉलोनियां, तो वो तो सर पानी के नेचुरल ड्रेनेज को खराब करती हैं, तो वो बनाना पड़ेगा। आखिर जब बारिश होगी तो आखिर वो पानी कहां जाएगा? नेचुरल ड्रेनेज तो आपने बंद कर दिया, तो जल भराव होगा। तो उसके लिए सर बहुत बड़ी प्लानिंग की जरूरत है, और दिल्ली जैसा शहर जो कि अब तो 200 किलोमीटर का होने जा रहा है, तो सर उसके लिए बहुत, वो जो मोदी जी का जो सर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है ना, वो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के बनाया था कि स्मार्ट सिटी मतलब कम से कम जिसमें जल भराव तो ना हो। जी और ये सर वो एमसीडी में जो वो मोदी जी टूट-फूट जैसा हुई है, दूरदृष्टा ही कर पाएगा। ये जो एमसीडी में टूट-फूट हुई है और इनके हाथों से मेयर भी निकल गया, एमसीडी भी निकल गई और अब नई पार्टी भी बन गई। ये तो मुझे लगता है कि शुरुआत भर है। अभी तो जो इनका विधानसभा का अ, विधायक दल का जो मंडल बना हुआ है, जो भी विधायक चुन कर के आए हैं, अगर अमित शाह इस सब के पीछे हैं, उनका दिमाग है, तो एमएलए भी जाएँगे इनके। सर सिर्फ दिल्ली के एमएलए नहीं जाएंगे सर, पंजाब में भी बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी टूटने जा रही है, और पंजाब के एमएलए का एक बहुत बड़ा धड़ा जो है वो कांग्रेस के संपर्क में भी है, बीजेपी के संपर्क में भी है, और अन्य विकल्प भी तलाश रहा है। और हो सकता है कि खुद भगवंत मान के नेतृत्व में ही एक धड़ा टूटकर अलग आम आदमी पार्टी को के दो टुकड़े करके अलग सरकार बना सकता है। ये इसकी बहुत बड़ी संभावना है। तो सिर्फ दिल्ली में नहीं सर, पंजाब में भी ये टूटने जा रहे हैं। जी और ये तो हुई अभी राजनीतिक ये तो, पार्टी की अच्छा बात। ये अगर, ये तो जी राजनीतिक पार्टी की बात हुई, आम आदमी पार्टी की बात हुई दिल्ली की और पंजाब की। और वो जो कानूनी पेचीदगियां मुंह बाए खड़ी हैं इनके सामने, कई मामलों की, कई भ्रष्टाचारों की, कई घोटालों की जांच इस समय पाइपलाइन में है। एक मामले में, शराब घोटाले में, तो ये 5.5 महीने तिहाड़ में रह करके आ गए बाहर जमानत पर। अभी तो कई मामले हैं जिनकी जांच जो है वो ऑन गोइंग है, और जो अपनी अब परिणति तक पहुंचने वाली हैं, उनमें भी सारी वही प्रक्रियाएं शुरू होने वाली हैं जिसका सामना इनको करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब इनका जैसे जो जो हाल आजम खान का हुआ है ना सर यूपी में, सर ठीक वही हाल आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का दिल्ली में होने जा रहा है। मैं बता रहा हूं बहू, आजम खान वाला हाल। जैसे आजम खान जेल से निकलते थे और अगले मामले में फिर चले जाते थे, और जमानत होती थी, परंतु एक मामले में जमानत होती थी तो तब तक 3 मामले और नए लग जाते थे। तो जमानतें होती जाती थी पर इसके बावजूद रहते जेल में ही थे, आज तक जेल में है। तो सर ये इनका हाल आजम खान से भी ज्यादा बुरा होगा। सर ये तो एक बात बताऊं आपको, ये तो इनका बहुत अच्छा भाग्य है कि ये इंडो पाक कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया तो सरकार जो है उधर उलझ गई है। अगर ये ना हुआ होता तो अब तक तो बहुत वारे न्यारे हो चुके थे आम आदमी पार्टी के, पंजाब में भी और दिल्ली में भी। बहुत बहुत जी धन्यवाद बाबा जी जुड़ने के लिए और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय राम श्री राम। राम।